ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है भौतिक विज्ञान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पृष्ठ तनाव। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साधना सिंह। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम पृष्ठ तनाव। नमस्कार छात्रों, आइए आज हम द्रवों यानी कि लिक्विड्स के एक विशेष गुण के बारे में बात करें। हम लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई उदाहरण देखे हैं। छात्रों, कभी आपने सोचा कि पानी की छोटी सी बूंद गोल होती है, पर इसी बूंद में और पानी मिला दिया जाए तो बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। और कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि पानी कांच की प्लेट को गीला करता है, परंतु पारा कांच की प्लेट को गीला नहीं करता है, पर पानी कांच की प्लेट को गीला करता है। इसी कांच में अगर चिकनाई लगा दी जाए तो पानी उसको गीला नहीं कर पाता है। तेल में जब पानी की बूंद डाली जाती है तो वह सिकुड़कर गोल हो जाती है। कभी छात्रों आप ये सोचने की आपने कोशिश की कि स्याही से कागज पर लेखन किस तरह संभव हो सकता है, और जब छोटी छोटी बूंदों की फुहार पड़ती है तो उससे ठंडक पैदा होती है। कभी छात्रों आप देखिए कि पानी की सतह पर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े डाल के देखिए। जब बहुत छोटे टुकड़े पानी की सतह पर डाले जाते हैं तो वो नाचना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसी तरह हमने अपने रोज की जिंदगी में देखा है कि स्वच्छ जल अगर हम कपड़े धोते हैं तो उतने साफ नहीं होते हैं, पर इसी जल में अगर साबुन मिला दिया जाता है और साबुन के घोल से कपड़े धोए जाते हैं तो वो कपड़ों में मैल निकालने में सहायक होते हैं। और समुद्र में कभी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो उनको शांत करने के लिए तेल डाला जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि लहर जो आती है इनको शांत किस तरह से तेल डाल के किया जाता है? इसी तरह आपने देखे होंगे शीशे के गोल छर्रे। तो शीशे के गोल ही छर्रे क्यों बनते हैं? क्या आपने कभी इन सब का कारण जानने की कोशिश की है? आज ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने ये बातचीत में लिए हैं अपने, ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो हैं इनका कारण जो है वो द्रव के एक विशेष गुण से जुड़ा हुआ है। और द्रव का ये विशेष गुण है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आइए जाने कि आज की वार्ता में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आंतरिक बल तथा स्थितिज ऊर्जा यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ससंजक एवं आसंजक बल यानी कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की व्याख्या किस तरह से की जाती है वो आज हम जानेंगे। इसी तरह पृष्ठ ऊर्जा यानी कि सरफेस एनर्जी क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। और पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन पर ताप तथा अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है जब उस पे ताप या अशुद्धि डाली जाती है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। इसी तरह हम पृष्ठ तनाव के जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं, उदाहरण देखे हैं, उनको हम कारण सहित समझेंगे। वक्र पृष्ठ पर दाबांतर क्या होता है ये समझेंगे, यानी कि प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस। स्पर्श कोण यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल, इसकी व्याख्या करना सीखेंगे। और कैपिलरी एक्शन क्या है यानी कि केशिकत्व क्या है इसको समझेंगे। और इसके रोजमर्रा की जिंदगी में जो उदाहरण देखने में आते हैं उनको हम कारण सहित समझेंगे। आइए अब सबसे पहले हम जानें कि आंतरिक बल तथा स्थितिज ऊर्जा कर्व या वक्र क्या होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड पोटेंशियल कर्व। ये हमने देखा है कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं। प्रत्येक अणु एक या अधिक परमाणुओं यानी कि एटम से बना हुआ होता है। पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आणविक बल यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यह बल अणुओं के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तथा धनावेशित नाभिकों यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई या
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश वितरण के कारण होता है। जब अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो वो एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं डालते हैं, पर जब अणु एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और उनके बीच में आकर्षण बल पैदा हो जाता है। पर जब अणु एक स्थिति से और ज़्यादा पास आते हैं, काफ़ी करीब आने लग जाते हैं, तो आकर्षण बल के साथ ही प्रतिकर्षण बल चालू हो जाता है। अगर प्रतिकर्षण बल नहीं होता अणुओं के बीच में तो अणु बहुत पास आके एक दूसरे में समा सकते थे, पर हम जानते हैं कि अणु एक दूसरे में नहीं समाते हैं। बहुत पास आने पर एक प्रतिकर्षण बल उनके बीच में कार्य करने लगता है जो एक दूसरे से टकराने से रोकता है। इसी तरह हम जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा जो है वह भी इसी तरह कार्य करती है। स्थितिज ऊर्जा जब अणुओं के बीच में दूरी अनंत होती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, और जैसे जैसे हम ये दूरी कम करते हैं, आकर्षण बल में जब वृद्धि होने के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ने लगता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू जब डिस्टेंस की आती है उसमें इसका मान अधिकतम ऋणात्मक हो जाता है और अणुओं के बीच का मान अधिकतम धनात्मक रहता है। आइए अब इसके बाद हम जानते हैं कि पदार्थ में अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल किस तरह से कार्य करते हैं। किसी पदार्थ में अणुओं के बीच कार्य करने वाले बलों के कारण ही वह विभिन्न अवस्थाओं में आता है। ये विभिन्न अवस्थाएं हमने देखी हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस में अणुओं के बीच बलों का मान जो होता है वो अत्यधिक होता है। द्रव में अणुओं के बीच अपेक्षाकृत कम और गैस में अणुओं के बीच बल न्यूनतम होता है। और इसीलिए हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं उनकी एक निश्चित आकृति होती है और द्रवों की निश्चित आकृति नहीं होती है, और गैसों की तो जितना उनको छोड़ा जाता है उतने ही उनके अणु दूर होते चले जाते हैं। किसी द्रव या लिक्विड में अणुओं के बीच यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो पारस्परिक परिणामी बल होता है वो आकर्षणात्मक होता है। अतः द्रव के अणुओं को अलग करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ये अणु द्रव में अपनी ऊर्जा के कारण गति करते रहते हैं। आइए अब हम आगे जानेंगे कि द्रवों के पृष्ठ पर लगने वाले बलों एवं उनके विभिन्न गुण क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आसंजक एवं ससंजक बलों के बारे में। आइए अब हम जानें कि अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो किस किस तरह का होता है। एक ससंजक बल होता है, एक आसंजक बल होता है। ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्सेस, आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्सेस। जब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है तो उसको हम ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स कहते हैं। आइए देखिए कि आसंजक और ससंजक बलों के क्या क्या हम एग्जाम्पल्स रोज देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि पानी द्वारा कांच की प्लेट को गीला करना और पारे द्वारा कांच की प्लेट को गीला न करना। यहाँ स्थिति इस प्रकार होती है कि पानी और कांच के मध्य का जो आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स है वो पानी के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स से अधिक होता है। इसी प्रकार चिकनाई लगे कांच तल पर पानी से तल गीला नहीं होता है। ये इस कारण होता है क्योंकि पानी के अणुओं का जो कोहेसिव फोर्स है या ससंजक बल है वो पानी व चिकनाई के बीच के आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स से अधिक होता है, इसलिए वो तल को गीला नहीं कर पाता है। तेल में पानी की बूंद अगर डालते हैं हम तो वो गोल हो जाती है सिकुड़कर। तो इसका कारण ये है कि तेल का जो कोहेसिव फोर्स है यानी तेल के अणुओं में आपस में जो ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स होता है वो पानी के अणुओं में जो आपस में ससंजक बल होता है उससे ज्यादा होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि स्याही द्वारा कागज पर लिखना किस तरह संभव होता है। स्याही द्वारा भी कागज पर लिखना इसीलिए संभव होता है कि स्याही के अणुओं का जो आपस में ससंजक बल है वो स्याही और कागज के आसंजक बल से कम होता है, इसलिए स्याही कागज पर उतर आती है और उससे हम लेखन कर सकते हैं। इसी तरह धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए गर्म करना आवश्यक है। गर्म करने पर इनका जो ससंजक बल है आपस में वो इफेक्टिव हो जाता है, तो टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। ठोस के आकार एवं आकृति का निश्चित होना। हमने देखा है कि ठोसों में अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स होता है वो अत्यधिक होता है, इसीलिए वो एक दृढ़ आकृति के होते हैं। इनमें अणु जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, इसलिए इनका आकार एवं आकृति एकदम नियत और निश्चित रहते हैं। द्रवों में कोहेसिव फोर्स का मान कम होता है, अतः द्रवों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। और गैसों में तो ये कोहेसिव फोर्स जो होता है ये नगण्य होता है, इसलिए गैसों में विसरण का गुण होता है। इनको जितना हम गैसों को जितनी जगह हम फैलने के लिए देते हैं गैसें उतनी ही फैलती चली जाती हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरह से पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन जो होता है उसके कारण कोई भी झिल्ली कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है।
हम एक अगर तार के छल्ले को लें, रिंग को, और उसमें एक पतले से धागे का फंदा बनाकर डाल दें और साबुन के घोल में सावधानी पूर्वक उसको निकालें, जिससे कि छल्ले में साबुन के घोल की फिल्म बन जाए। इसी छल्ले में धागे का फंदा भी अंदर अपने मन से आकृति लिए हुए होगा, और जो आकृति में वो पड़ा होगा छल्ला, उसी में धागे की छल्ला उसी आकृति में पड़ा होगा। पर इस फिल्म में अंदर जो धागे का हमने फंदा डाला हुआ है, उस फंदे के बीच में अगर हम गर्म सुई से छेद कर दें तो जो फंदा है धागे का, फिल्म के अंदर एकदम से टाइट होकर गोलाकार आकृति ले लेता है। यह फंदे और छल्ले के मध्य की फिल्म के तनन के कारण होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी नियत लंबाई के लिए वृत्ताकार आकृति जो है, सर्कुलर शेप जो है, उसका एरिया या क्षेत्रफल अधिकतम होता है। अतः फंदे का वृत्ताकार आकृति में आने पर उसके और छल्ले के मध्य की फिल्म का क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाता है। इसका मतलब है कि फिल्म जो बनती है उसका अपना स्वभाव होता है कि वो कम से कम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल को लेकर बने। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं यहाँ कि मुलायम बालों के एक ब्रश को जब पानी में डुबोते हैं तो उसके पानी में बाल अलग अलग हो जाते हैं, पर जब इसी ब्रश को पानी से बाहर निकालते हैं तो ये बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है कि पानी से बाहर निकालने पर ब्रश पर लगे पानी का जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के कारण ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। यहाँ हम लोग एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि यदि ग्रीस लगी हुई सुई को सूखता कागज के ऊपर रखकर पानी की सतह के ऊपर धीरे से रख दें तो कागज तो कुछ समय बाद पानी में डूब जाता है, किंतु सुई पानी में सतह पर तैरती रहती है। यद्यपि यह पानी से अधिक घनत्व की होती है, सुई के नीचे का पानी जो होता है उसकी सतह कुछ दबी हुई प्रतीत होती है, मानो कि वह एक तनी हुई झिल्ली हो। यही तनाव सुई के भार को संतुलित करता है और इसी कारण सुई तैरती रहती है। इसी तरह द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकृति की होती है। हम जानते हैं कि नियत आयतन के लिए गोलीय आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। यही कारण है कि न्यूनतम क्षेत्रफल रखने के लिए छोटी बूंद अपनी आकृति को गोलीय आकृति का बना लेती है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ और कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। द्रव के पृष्ठ पर के तनाव या खिंचाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब हम पृष्ठ तनाव को परिभाषित करेंगे कि पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है। आइए जानें पृष्ठ तनाव की परिभाषा। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत होता है। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर होता है। आइए अब जानें कि पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। जब किसी पानी या द्रव में हम अगर बिल्कुल अंदर का कोई अणु लेते हैं तो जो अणु नीचे है द्रव में उसके चारों तरफ से आकर्षण बराबर रहता है और परिणामी आकर्षण बल जो होता है वो एडजस्ट होके न्यूट्रल हो जाता है। मगर जैसे जैसे हम सतह पर आते हैं, सतह के जो अणु होते हैं उसमें नीचे की तरफ तो फोर्स होता है, पर चूंकि उनके ऊपर कोई अणु मौजूद नहीं होता है तो ऊपर की तरफ उनका फोर्स नहीं होता है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं और उनका बल नीचे की तरफ होता है। इस स्थिति में जब नीचे से कोई अणु ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाले अणु से नीचे की तरफ उसमें बल लगेगा। तो पृष्ठ परत में स्थित अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके नीचे स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है। स्वतंत्र पृष्ठ में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। हर सिस्टम में इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। यही प्रवृत्ति द्रव के स्वतंत्र तल की होती है, अतः वह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है और तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। आइए जानें कि पृष्ठ ऊर्जा की परिभाषा क्या है। इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पृष्ठ ऊर्जा में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा उसके नीचे स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है, तो स्वतंत्र पृष्ठ में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठ ऊर्जा को इस प्रकार कि जो स्वतंत्र पृष्ठ है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी जो ऊपर का पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें हम इकाई क्षेत्रफल ले लें तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा आधिक्य है, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा आधिक्य है उसको ही हम पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी कहते हैं। आइए अब जानें कि पृष्ठ तनाव पर ताप तथा अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है या टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ताप में वृद्धि करने पर द्रवों का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है
क्योंकि दाब बढ़ने से संसंजक बल का मान यानी कि कोहेसिव फोर्स का मान कम हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है। इसी तरह हम अशुद्धियां अगर डालते हैं यानी कि द्रव की सतह पर संदूषण यानी कि धूल, ग्रीस या तेल ये डालते हैं तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि द्रव में मिलाई जाने वाली अशुद्धि अत्यंत विलेय है यानी कि जो घुल जाती है अगर अशुद्धि, तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे पानी में नमक घोलते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, परंतु यदि द्रव में मिलाई गई अशुद्धि कम विलेय है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे पानी में डिटर्जेंट या फिनाइल डालने से इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। अतः साबुन का विलयन जो है जल की तुलना में सफाई के लिए अधिक उपयोगी होता है। अब यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे पृष्ठ तनाव को, कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की जो छोटी बूंद होती है वो गोल होती है, और जब इसी बूंद को हम पानी और डाल देते हैं तो वो बूंद बड़ी होकर चपटी हो जाती है। इसका कारण यह है कि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव अपने पृष्ठ को न्यूनतम करने की चेष्टा करता है। किसी निश्चित मात्रा के लिए गोलीय आकृति में पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। यदि बूंद छोटी हो तो इसका भार नगण्य हो जाता है और छोटी बूंद गोलीय हो जाती है। पर जब इसका हम आकार बढ़ाते चले जाते हैं, उस छोटी सी बूंद में अगर और पानी मिला देते हैं तो उसका गुरुत्वीय बल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसका भार बढ़ गया है। इस कारण से संतुलन की स्थिति में गुरुत्व बल नीचे की ओर काम करने लग जाता है और पृष्ठ तनाव एवं गुरुत्वीय बल के मान के आधार पर बूंद चपटा हो जाता है, क्योंकि गुरुत्व बल का गुरुत्वीय केंद्र जो है नीचे विस्थापित हो जाता है, तो बड़ी बूंद चपटी हो जाती है। इसी तरह से आपने देखा है कि छोटी छोटी बूंदों की फुहार पड़ती है तो उससे ठंडक उत्पन्न होती है। द्रवों को फुहार में परिवर्तित करने से द्रव की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं, जिससे कि द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में द्रव के जो अणु होते हैं पृष्ठ पर आ जाते हैं, जिससे कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में उनको काम करना पड़ता है। अतः द्रव की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है और ताप कम होने से ठंडक उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छोटी छोटी बूंदों की फुहार जो होती है ठंडक पैदा करती है। अच्छा, जैसा कि शुरू में हमने बात की कि कपूर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके अगर पानी में डाल दिए जाएं तो एक दूसरे से इधर उधर अनिश्चित दिशाओं में तेजी से भागने लगते हैं, यानी कि जिस तरह से वो नाचते हैं। यह कण स्थानीय रूप से पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर कपूर के कण जो हैं वो पानी में घुलने लग जाते हैं और जिस जगह पर वो घुल जाते हैं वहाँ पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। अतः कपूर के जो कण हैं अधिक पृष्ठ तनाव के पानी की ओर खींच लिए जाते हैं, परंतु कुछ स्थानों पर अन्य स्थानों की अपेक्षा कण पानी में जल्दी घुल जाते हैं, जिससे सभी स्थानों पर पृष्ठ तनाव के कारण बल समान नहीं होते। तो ये कण जो है अनिश्चित दिशाओं में इधर उधर तेजी से भागने लगते हैं और हमें वो नाचते हुए दिखते हैं। इसी कारण हमने देखा है कि कभी कॉर्क या प्लास्टिक की बत्तख या नाव को हम लोग एक तरफ कपूर का टुकड़ा चिपका दें, उसे पानी में तैरने के लिए छोड़ दें, तो वो चिपके कपूर के विपरीत दिशा में गति करने लगती है। अब यदि पानी के तल पे मिट्टी का तेल छिड़क दें तो कपूर के टुकड़ों का नाचना या बत्तख का चलना रुक जाता है, क्योंकि ये पानी के तल पर मिट्टी के तेल डालने से उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम हो जाता है। इसी तरह से छात्रों, हमने देखा है कि स्वच्छ जल की अपेक्षा साबुन घोल के कपड़े धोने में ज़्यादा सहायक होते हैं। कपड़े धोने के लिए पानी की अपेक्षा साबुन का घोल अधिक अच्छा इसलिए होता है क्योंकि साबुन घोलने से पानी का पृष्ठ तनाव स्वच्छ जल की अपेक्षा कम हो जाता है। अतः साबुन का घोल स्वच्छ जल की अपेक्षा कपड़े का अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। अधिक क्षेत्रफल को घेरता है तो साबुन का घोल कपड़ों के छिद्रों में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके गंदगी या मैल के कणों को वहाँ से हटा देता है। इस तरह से हमने देखा कि स्वच्छ जल की अपेक्षा साबुन घोल जो है कपड़े धोने में अधिक सहायक होते हैं, क्योंकि जो द्रव है वो पृष्ठ तनाव का गुण रखता है। समुद्र में बहुत लंबी लंबी जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो उनको शांत करने के लिए उन पर तेल डाला जाता है। जब तेल डाला जाता है तो बहुत तेज वायु जो होती है तेल को वायु की दिशा में दूर दूर तक फैला देती है। ये तेल फैलने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जबकि लहरों के पीछे का पृष्ठ तनाव वही रहता है। अतः लहरों पर पीछे की दिशा में एक बल लगता है और लहरें शांत हो जाती हैं। तो ये देखिए कि पृष्ठ तनाव का ये गुण लहरों को शांत करने के काम आता है। इसी तरह आपने देखा है कि शीशे के जो गोल छर्रे, छोटे छोटे गोल छर्रे बनाए जाते हैं, तो शीशे के गोल छर्रे बनाने के लिए पिघले शीशे को एक निश्चित ऊंचाई से फुहार के रूप में गिराया जाता है
गिरते समय पृष्ठ तनाव के कारण सीसा जो है न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने के लिए गोलीय रूप ग्रहण कर लेता है और पानी में पहुंचकर छोटा सा गोल छर्रा बन जाता है। तो हमने देखा कि ये शीशे के गोल छर्रे बनने के पीछे भी जो है पृष्ठ तनाव का गुण कार्य करता है। आइए अब जानें कि द्रवों के स्वतंत्र पृष्ठ कितने तरह के हो सकते हैं। द्रवों के स्वतंत्र पृष्ठ 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो समतल हो सकते हैं, दूसरा अवतल हो सकते हैं, तीसरा उत्तल हो सकते हैं। जब स्वतंत्र पृष्ठ समतल होता है तो सतह में स्थित प्रत्येक अणु अन्य सभी समीपवर्ती अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से आकर्षित होता है, अतः पृष्ठ तनाव के कारण परिणामी बल 0 होता है। यदि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अवतल हो तो स्वतंत्र पृष्ठ के अणुओं पर पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाले परिणामी बल पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरह होते हैं, और जब स्वतंत्र पृष्ठ उत्तल होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला परिणामी बल पृष्ठ के लंबवत नीचे की दिशा में काम करता है। इस तरह से वक्र पृष्ठ के संतुलन के लिए इसके दोनों ओर दाबांतर यानी कि प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, और पृष्ठ तनाव के कारण परिणामी बल अवतल पृष्ठ की ओर कार्य करते हुए अतिरिक्त दाब बल द्वारा संतुलित हो जाना चाहिए। इस दाबांतर का मान तल की वक्रता और तल के पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है, और इस दाबांतर का जो मान है वह आधारित होता है एक तो पृष्ठ तनाव की वैल्यू पर यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू पर, और दूसरा जो वक्र पृष्ठ है उसके त्रिज्याओं पर। इन 3 चीजों पर यह दाबांतर जो है वो आधारित रहता है। आइए अब जानें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श कोण क्या होता है। जब कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है तो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ वक्र हो जाता है। यदि इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो द्रव के अंदर ठोस तथा स्पर्श रेखा के बीच के जो कोण उत्पन्न होता है उस कोण को उस द्रव और ठोस के लिए स्पर्श कोण यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त किया जाता है। अलग अलग ठोस द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण का जो मान होता है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होती है, वो अलग अलग होती है। शुद्ध जल तथा स्वच्छ कांच के लिए यह कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 8 डिग्री होता है। यानी कि जब पानी में कांच की रॉड डाली जाती है तो इन दोनों के बीच में पानी के अंदर जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 8 डिग्री है, और जब पारे में स्वच्छ कांच की एक रॉड डाली जाती है तो यही एंगल 138 डिग्री यानी 138 डिग्री होता है, जबकि शुद्ध जल और चांदी के लिए इसका मान 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि स्पर्श कोण का मान 0 से 180 के डिग्री के मध्य होता है, जो कि द्रव ठोस युग्म, द्रव के ताप तथा द्रव की अशुद्धियों पर निर्भर करता है। स्पर्श कोण संबंधी हम कुछ बातें यहाँ और जानेंगे। जिस ठोस व द्रव के बीच स्पर्श कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होता है वह द्रव उस ठोस को गीला कर देता है, जैसे कि पानी, तेल आदि कांच तथा लकड़ी को गीला कर देते हैं। जिस ठोस तथा द्रव के बीच स्पर्श कोण अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक होता है वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं करता है, जैसे कि पारा कांच को गीला नहीं करता है। जब स्पर्श कोण का मान न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है तो द्रव केशनली में ऊपर चढ़ जाता है, और द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ केशनली में अवतल होता है, जैसे कि पानी और तेल का। जब स्पर्श कोण का मान अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक होता है तो द्रव केशनली में नीचे गिरता है, और द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ केशनली में उत्तल होता है। चांदी तथा पानी के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री एग्जैक्टली होता है, अतः चांदी के केशनली में स्वच्छ जल ना तो ऊपर चढ़ता है और ना ही नीचे गिरता है, और द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ चांदी के केशनली में होता है वो समतल होता है। इन सब के बाद आइए जानें कि कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकत्व क्या होता है। बहुत ही कम आंतरिक त्रिज्या की एक ऐसी नली जो दोनों सिरों से खुली होती है केशनली या केशिका नली कहलाती है। जब कांच की केशिका नली या कैपिलरी ट्यूब को ऐसे द्रव में एक सिरे से डुबोया जाता है जो कांच को गीला करता है तो द्रव केशिका नली में कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ जाता है, और जब कांच की केशनली को एक ऐसे द्रव में एक सिरे में डुबोया जाता है जो कांच को गीला नहीं करता है तो केशिका नली में द्रव कुछ दूरी तक नीचे उतर जाता है। जैसा कि कांच की केशिका नली में पानी ऊपर चढ़ता है जबकि पारा नीचे उतर जाता है। इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। अतः हम परिभाषित करते हैं केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन को इस तरह से कि जब कम त्रिज्या के किसी केशिका नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है
तो केशिका नली के अंदर द्रव का स्वतंत्र सतह या तो ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है। इस घटना को केशिकत्व या कैपिलरी एक्शन कहते हैं। केशिका नली के अंदर किसी द्रव का चढ़ना या नीचे उतरना उस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। कम त्रिज्या की नली में केशिकत्व अधिक होता है। आइए अब हम जानें केशिकत्व के कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में व्यावहारिक उदाहरण। छात्रों, आपने मोमबत्ती तो जलाई ही होगी और आपने देखा होगा कि मोमबत्ती जलाने में पिघला हुआ मोम ऊपर से जलता है आके धागे के साथ। तो मोमबत्ती में पिघला मोम जो होता है वो धागे में बनी बारीक बारीक केश नलियों के द्वारा ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़कर धागे के साथ जलता है। इसी तरह लालटेन में मिट्टी का तेल जो होता है बाती के धागों में बनी बहुत छोटी बारीक बारीक केश नलियों से ऊपर चढ़ता है और धागे के साथ जलता है। कभी छात्रों आपने सोचा है कि पेन की निब में से किस तरह से स्याही बाहर आती है? पेन की निब की नोक बीच से कटी हुई होती है जिसमें बहुत बारीक सी एक केश नली बन जाती है और इसमें स्याही कैपिलरी एक्शन के कारण ही स्याही में डुबोने पर यह स्याही केश नली से चढ़कर आती है। तो इस तरह से हम पेन की निब के द्वारा स्याही से लिख पाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि खेतों में हम पानी देते हैं पौधों को, या कहीं पे भी पानी पौधों या पेड़ों को दिया जाता है, तो इन पेड़ों या पौधों में अंदर पूरे बारीक असंख्य केश नलियां बनी होती हैं, जो कि जब हम जड़ों में पानी देते हैं तो उन केश नलियों के द्वारा पानी चढ़कर टहनियों तथा पत्तियों तक पहुंच जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल और देंगे हम आपको। छात्रों, आप जानते हैं कि खेतों में बरसात के तुरंत बाद जुताई क्यों की जाती है? खेतों में बरसात के तुरंत बाद जुताई इसलिए की जाती है कि जो नीचे की मिट्टी है वो नीचे नमी जो है मिट्टी के अंदर वो बारीक बारीक केश नलियों से पानी ऊपर नहीं आए और अंदर का पानी जो है वो व्यर्थ ऊपर आके वाष्पित ना हो जाए। इसी तरह से छात्रों आपने देखा होगा कि हम अगर एक बाल्टी में पानी लें और उसमें तौलिया का एक सिरा डाल दें, तो एक सिरा डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जितना टाइम आप वो एक सिरा डालेंगे उतना ही तौलिया जो ऊपर जो पानी में नहीं डला है वो भी भीगता हुआ चला जाता है। वो इस कारण से होता है कि तौलिया में बारीक बारीक केश नलियों के कारण पानी ऊपर चढ़ता जाता है और काफ़ी ऊंचाई तक जितनी देर तक आप उसका एक सिरा पानी में डालेंगे पानी तौलिया को गीला करता जाता है। इस तरह से छात्रों हमने आज जाना कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव के उदाहरण हमने समझे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, और केशिकत्व क्या है, केशिकत्व के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ हम उदाहरण देखते हैं वो सब हमने देखे हैं। और आशा है आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा या समझ में आया होगा कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं और ये किस तरह से कार्य करता है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भौतिक विज्ञान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पृष्ठ तनाव। विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर साधना सिंह। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।